दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, अमेरिका के जाने वाले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल महज 3 दिन बचा हुआ है, जो बाइडेन, उन्होंने अमेरिका में ओलिगार्की का खतरा जताया है और इस खतरे से बचने के लिए देशवासियों को आगाह किया है। और जो ओलिगार्की की बात वो कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे दर्शकों को सुनकर लगेगा कि ये कौन सा डिक्शनरी में से शब्द उठाकर ले आए बाइडेन साहब, और बाइडेन साहब के शब्दों को उठाकर अभिषेक कुमार कहां से ओलिगार्की ले आए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि ओलिगार्की का मतलब होता है सत्ता का और धन का, पावर का कुछ खास लोगों के हाथ में केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ, इसको कहते हैं ओलिगार्की। यानी देश की तमाम संपदा कुछ चंद हाथों में केंद्रित हो जाए, पावर कुछ चंद हाथों में केंद्रित हो जाए, इसे ही ओलिगार्की कहते हैं। लेकिन क्या अमेरिका जो आशंका जता रहा है, वहां के जाने वाले राष्ट्रपति जो आशंका जता रहे हैं, क्या आने वाले राष्ट्रपति उस खतरे को भांप रहे हैं? अब आने वाले राष्ट्रपति क्या भांप रहे हैं, क्या नहीं भांप रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश में, रूस जैसे देश में जो परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यहां वो खतरा पहले से विद्यमान है। तो भारत जैसी परिस्थिति अमेरिका में ना हो जाए, इस तरह का खतरा क्यों जताया जा रहा है? याद रखिए, अमेरिका विश्व के सुपर पावर में पहले नंबर पर गिना जाता है और उन सुपर पावर में, जिसमें रूस की भी गिनती करें, जिसमें चाइना की भी गिनती करें, इन तमाम सुपर पावर के बीच अमेरिका को बाकियों से अलग कैसे देखा जाता है? तो अमेरिका को अलग देखा जाता है उसके फंडामेंटल राइट्स के वैल्यूज से, नागरिक स्वतंत्रता के मूल्यों से, और इन सब से आगे जाकर अमेरिका की टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी सीमा विस्तार की उसकी कोई उत्कंठा नहीं होती थी इसके लिए। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बना हुआ है, 1 इंच भी अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं चाहता था। लेकिन आज क्या हो रहा है अमेरिका में? आज ग्रीनलैंड पर बुरी नजर है। आज खुद अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि कनाडा यदि चाहे तो अमेरिका उसे अपना 51वां राज्य बनाने के लिए तैयार है। 50 राज्य तो अमेरिका में पहले से है। तो ये विस्तारवादी नीति कहां से आती है? यह विस्तारवादी नीति हंगर ऑफ पावर, हंगर ऑफ वेल्थ, यानी सत्ता और पैसे की भूख से आती है। और किस तरह की ये परिस्थितियां हैं, जरा इस विस्तारवादी प्रवृत्ति को भारत के संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बाइडेन अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रता, लोगों के बीच समानता का अवसर आर्थिक सामाजिक रूप से बना रहे, इसको लेकर कितने चिंतित है। क्या भारत में यह स्थिति है? भारत में तो तकरीबन 6 साल पहले ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट ने बता दिया कि इस देश में 1% से भी कम लोगों के पास 40% से ज्यादा हिंदुस्तान की दौलत इकट्ठा हो चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान की दौलत 1% से कम लोगों के पास यदि 40% इकट्ठा हो जाए तो क्या 99% लोग 60% में ही रहेंगे? और जीएसटी का आंकड़ा देखिए तो जो बॉटम 50% आबादी है, यानी समाज के गरीब और निचले तबके के जो लोग हैं आर्थिक आधार पर, वो इस देश में 2/3 के करीब जीडीपी दे रहे हैं। लेकिन टॉप के लोग कितनी जीडीपी दे रहे हैं? सिंगल डिजिट में उसका प्रतिशत है। कितनी जीएसटी दे रहे हैं? सिंगल डिजिट में उसका प्रतिशत है। जबकि जीएसटी 64% से ज्यादा वो लोग दे रहे हैं जो इस देश की आधी गरीब या लोअर मिडिल क्लास की आबादी है। अब जरा आगे देखिए कि भारत की बात क्यों हो रही है ओलिगार्की को लेकर। खासकर 2014 के बाद के भारत की बात करें तो ओलिगार्की किस रूप में आपने देखी है। अब जरा इसे देखिए। एक समूह उभरा अचानक, नाम है अडानी समूह। और अडानी समूह की दौलत कितनी बड़ी है कहने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में जब इस देश में लॉकडाउन के दरमियान शायद ही कोई फैक्ट्री धुआं उगल रही थी, यानी फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा था, वो नाम मात्र का उत्पादन था या फिर नहीं हो रहा था, लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, उस दरमियान यदि आप देखें तो भारत में हो क्या रहा था? उस दरमियान इस देश में रिलायंस ग्रुप के समूह यानी अंबानी की दौलत प्रति घंटे 90 करोड़ रुपए की रफ्तार से बह रही थी और अडानी की दौलत प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए की रफ्तार से बह रही थी। यह हिंदुस्तान की हकीकत थी। आखिर क्या हो रहा था उस दरमियान? कहां से इतने पैसे आ रहे थे? तो पैसे आने का माध्यम तो ढूंढ लिया गया था। बिना कोई फैक्ट्री चलाए, बिना कोई बहुत ज्यादा निवेश किए, पैसे आने का माध्यम क्या था? पोर्ट, हाईवेज,
उसके साथ साथ हाईवे में तो अभी ढंग से नहीं घुस पाए, लेकिन पोर्ट के बाद देखें तो एयरपोर्ट और तमाम दूसरे ऐसे माध्यम थे जिस माध्यम से पैसे कमाने का रास्ता सत्ता ने, चाहे नियमों को ताक पर रखकर हो, चाहे जांच एजेंसियों के द्वारा किसी दूसरे कॉरपोरेट की, अगर बहुत देशज भाषा में कहें तो नरेटिव पकड़कर, यानी उसकी गर्दन पकड़कर किसी प्रकार से उसकी कंपनियों को अडानी समूह तक पहुंचा देने की जो कथित कवायद थी, उस कवायद ने एक ऐसा ओलिगार्क इस देश में पैदा कर दिया जिसके बाद इस देश के अंदर अब क्या दिखता है? वही दिखता है जो आप देख रहे हैं। वही दिखता है कि इस देश के 82 करोड़ लोग, यानी लगभग 60% लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जीने को मजबूर है। लेकिन जब जीने को मजबूर इस देश की 60% आबादी है, तो इस देश में ओलिगार्क कितने दिनों तक टिकेंगे? ओलिगार्क आखिर इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? और अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलिगार्क का, यानी सत्ता और पावर का कंसंट्रेशन, पैसे का कंसंट्रेशन अपने हाथ में रखने वाले लोगों का अंतरराष्ट्रीय गठबंधन भी बनता जा रहा है। और जो बाइडेन ने जो बात कही है, वो बात क्या है? इशारा किस तरफ है? एलन मस्क की बढ़ती ताकत की तरफ। और एलन मस्क की बढ़ती ताकत को आप किस रूप में देखेंगे? क्या भविष्य में एलन मस्क और अडानी के बीच कोई टाई अप हो जाएगा? तेल कंपनियों का टाई अप आप देख रहे हैं, बाहर की तेल कंपनियां और भारत की। मार्क जुकरबर्ग का कैसे रिलायंस ग्रुप के साथ टाई अप हुआ, वो भी आप देख रहे हैं। हो सकता है भविष्य में गूगल का भी टाई अप हो जाए। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में या पूरी दुनिया के कई अलग अलग चुनाव में सोशल मीडिया साइट एक्स, जिसे ट्विटर कहते हैं, उसके अपने पक्ष में इस्तेमाल के लिए जो तरकीबें अपनाने की कथित खबरें आती हैं, उन तरकीबों पर यदि यकीन करें तो साफ जाहिर होता है कि कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात, यानी लोगों की सोच को प्रभावित करने की बात जो पहले सामने आती थी, अब उससे मीलों आगे बात बढ़ चुकी है। अब तो ग्लोबलाइजेशन की बात छोड़ दीजिए, भूमंडलीकरण की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के ओलिगार्क कहीं ना कहीं गठबंधन कर रहे हैं और पूरी दुनिया के समाज को दाता और पाता में विभाजित करने की कोशिश बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो बाइडेन चिंतित है। डोनाल्ड ट्रंप को आप किस रूप में देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप खुद एक उद्योगपति है, खुद एक बिजनेसमैन है। तो एक बिजनेसमैन सत्ता के शीर्ष पर बैठकर किस स्तर की नीतियों का निर्माण करेगा, वो उनके बयानों से जाहिर हो जाता है। बयान क्या है? तो बयान है कनाडा 51वां राज्य बनने को तैयार हो जाए। बयान क्या है? ग्रीनलैंड को लेकर है। और एलन मस्क के साथ जो कथित नजदीकियों की बात है, जरा एलन मस्क की पूर्व के इतिहास को देखें तो साफ जाहिर होता है कि जर्मनी हो या ब्रिटेन, कई जगह हस्तक्षेप की कथित कोशिशें भी मस्क की तरफ से की गई। कामयाबी कितनी मिली ये चर्चा का विषय भले हो, लेकिन कोशिशें तो की गई। तो क्या अमेरिका में जिस तरह के मुकदमे का सामना अडानी समूह को करना पड़ रहा है, क्या उसके लिए भी, उस मुकदमों का इस्तेमाल भी इस ओलिगार्की के तहत भारत के अंदर के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूह को अपने साथ लेने या अपने कब्जे में लेने के लिए किया जाएगा? अडानी समूह पर तो कई सवाल है। कनाडा के संसद में आपने देखा क्या बयान दिए जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के पास माइनिंग को लेकर किस स्तर के प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत के झारखंड राज्य में जिस प्रकार का पावर प्लांट बना, कोयला कहीं और से आ रहा, बिजली बांग्लादेश को जा रही थी, पैसा अडानी को जा रहा था और झारखंड को मिल रहा था प्रदूषण। हसदेव के जंगल की बात आप करें, किस तरह का कॉरपोरेट का इंटरफेरेंस, यानी हस्तक्षेप वहां बढ़ा हुआ था। तो इन सब को देखने के बाद साफ लगता है कि दुनिया एक ऐसे दौर में जा रही है जिससे पूंजीवादी कहे जाने वाले देश भी चिंतित है। अमेरिका को कैपिटलिस्ट कंट्री कहा जाता है, भारत की तरह सोशलिस्ट कंट्री नहीं कहा जाता। लेकिन भारत जैसे देश में जहां अर्थव्यवस्था की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव डाली गई थी 1950-51 के दौर में, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था आज कहां गई और क्यों डाली गई थी? वो नींव इसलिए डाली गई थी कि इस देश में डिस्पैरिटी थी, आय के बीच बहुत ज्यादा असमानता थी, इनकम इनइक्वालिटी। उस इनकम इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। लेकिन आज क्या है? आज इस देश के अंदर एंटीलिया खड़े करने वाले लोगों की तादाद 1% से भी कम है, आधा फीसदी से भी कम है। वहीं इस देश में गुर्बत में जीने वाले लोगों की स्थिति यह है कि यही डोनाल्ड ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में अहमदाबाद आते हैं तो नमस्ते ट्रंप नाम के कार्यक्रम में गुर्बत को छिपाने के लिए टेंट लगाए जाते हैं।
और गुर्बत को छिपाने के लिए जब टेंट लगाए जाते हैं और भारत की चमकती तस्वीर पेश करने की कोशिश होती है, तो उन सब पर बट्टा तब लगता है जब इस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आते हैं और वो आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि आखिर ये देश कहां जा रहा है, एक ऐसे दौर में कहां जा रहा है जहां पर 5वें नंबर की इकॉनमी बनने की बात भले ही कुछ लोग कह दें, लेकिन 2400 लगभग $2400 के आसपास इस देश के प्रति व्यक्ति की सालाना आय है। $2400 को यदि हम देखें तो लगभग 2 लाख रुपए होते हैं सालाना आय है। महीने के हिसाब से कहें तो 20,000 रुपए भी से भी कम है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां 80,000 रुपए से ऊपर प्रति व्यक्ति आय वाला देश अमेरिका, $80,000 से ऊपर, और कहां उसका 1/20 से भी या 1/30 के आसपास जिस देश की प्रति व्यक्ति आय है, वहां इस बात को लेकर चिंता नहीं है। वहां तो भारत खोदो अभियान चल रहा है, वहां तो घंटी बजाने के लिए कहा जा रहा है, वहां तो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का अभियान चल रहा है। लेकिन अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर नागरिक अधिकारों का क्या होगा। तेल को लेकर बवाल, गैस को लेकर बवाल, और इन सब पर कब्जा करने की कोशिश कुछ खास घरानों की दिखाई देती है। और उस कोशिश को आप किस रूप में देखेंगे? क्या अडानी की दौलत बढ़ रही है तो हिंदुस्तान के आम आदमी की कोई दौलत बढ़ रही है क्या? क्या रिलायंस की दौलत बढ़ रही है, अंबानी की दौलत बढ़ रही है तो क्या आपके हमारे जेब में पैसा आ रहा है क्या? क्या मिल रहा है एक रिक्शे वाले को, क्या मिल रहा है एक प्रोफेसर को, क्या मिल रहा है एक डॉक्टर को, क्या मिल रहा है क्लर्क मास्टर पटवारी को, और क्या मिल रहा है एक सिविल इंजीनियर को? यह स्थिति इस देश के अंदर आम आदमी की है कि डिग्री लेने के बाद रोजगार के लिए उसके पास साधन नहीं है। वह इस देश के अंदर सब कुछ अमृत काल वाले अमृत की तरह लोगों को दिख रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन कहीं यह नहीं बताया जा रहा कि विश्व चेला कौन बन रहा है। क्या वही मोटा तगड़ा बच्चा इंजमामुल हक टाइप दिखने वाला बाबा वही विश्व चेला है? और विश्व गुरु जब ये देश बन रहा है तो सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? तो इस बिना सर्टिफिकेट वाले विश्व गुरु के दौर में जब अमेरिका इस हद तक चिंतित हो सकता है, तो भारत के अंदर जो परिस्थितियां विद्यमान है, उन परिस्थितियों में राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, क्या उस बात को पूरी तौर पर नकारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेल्थ कंसंट्रेशन, सत्ता और धन का केंद्रीकरण कहीं ना कहीं इस देश के आम आदमी को गरीब और गरीब बनाता हुआ जा रहा है। आज भारत का मध्य वर्ग खरीदना नहीं चाहता, गरीब के पास क्रय शक्ति नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, यानी खरीदने की क्षमता नहीं है। और इन सब के बीच इस देश के किसी भी बड़े शहर में चले जाएं तो अनसोल्ड फ्लैट्स की संख्या यह बताती है कि भारतीय मध्य वर्ग के बीच खरीदारी की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। और जब खरीदारी की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है तो अंदाजा लगाया जा सकता है, बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस देश के अंदर कितने लोगों के पास रोकड़ा है, पैसा है। अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि उसका भारत जैसी स्थिति ना हो जाए जो 2014 के बाद का भारत है। और अमेरिका की यह चिंता इस रूप में भी वाजिब है क्योंकि अमेरिका एक ऐसे देश के तौर पर जाना जाता रहा है जिसका एक कैपिटलिस्ट अप्रोच तो था, एक पूंजीवादी रवैया तो था, लेकिन उस पूंजीवादी रवैये के बीच नागरिक सुविधाओं और नागरिक अधिकारों पर किसी समाजवादी राष्ट्र की तरह, किसी सोशलिस्ट व्यवस्था की तरह बहुत ज्यादा सत्ता का ध्यान होता था। लिहाजा शोषण की प्रवृत्ति, एक्सप्लॉयट और एक्सप्लॉयट करने वाला और एक्सप्लॉयट होने वाला, यानी शोषण करने वाला और शोषण होने वाले के बीच की जो सीमा रेखा थी, वहां पर कम से कम वहां के कानूनों और वहां के मर्यादाओं के हिसाब से उस रूप में नहीं दिखती थी जो भारत में लेबर लॉज को, कई सारे लेबर लॉज को खत्म करने के बाद अब दिखाई देती है। अब ट्रेनों में लदाते हुए लोग, जनरल बोगियों में ठेल कर चढ़ाए जाते हुए लोग, और उन सब के साथ साथ ऊपर 25,000 वोल्ट का वायर, और जिसको सीट ना मिली उस वायर के नीचे जान जोखिम में लेकर चलने वाले लोग, यही हिंदुस्तान के वोटर हैं जो 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर चल रहे हैं। और यही हिंदुस्तान है जो दिन रात नेता में, उद्योगपति में देवता मानकर खुद को संतुष्ट हो लेता है कि यही भगवान है, इन्हीं का 5 किलो राशन ना मिले तो शायद धरती पर प्रलय हो जाए।
लेकिन प्रलय सिर्फ प्राकृतिक रूप से नहीं होता, अर्थव्यवस्था के अंदर जो घटनाएं घटित होती है, आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में जिस ढंग से गिरावट आती जा रही है, वो किसी प्रलय से कम नहीं है। अमेरिका की चिंता जिस रूप में है, काश भारत के लोगों ने ये चिंता कर ली होती तो आज वो स्थिति नहीं आती। बेकारों की सबसे बड़ी संख्या जो इस देश में खड़ी हो रही है, वो नौबत नहीं आती। और खुद प्रधानमंत्री के गृह राज्य से 45,000 लोग एक साल के अंदर कूद कर, छड़प कर, फान कर अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े नहीं जाते। ये सब इसी का उदाहरण है। बाकी देखते जाइए, जनता को उपभोक्ता समझने की प्रवृत्ति ये ओलिगार्की सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता होती है। नागरिकों को उपभोक्ता यानी नागरिकों को कंज्यूमर समझने की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं शासन और व्यवस्था को ओलिगार्क के हाथ में सौंपने के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती है। और वो आदर्श परिस्थिति जो अमेरिका में धर्म की, जो इंडिया में धर्म की चाशनी में लपेटकर लोगों के सामने पेश कर दी गई, सांप्रदायिकता की चाशनी में लपेटकर, अमेरिका उन सबसे बचना चाहता है। उसी तरफ बाइडेन ने इशारा किया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की नीतियां क्या होंगी उसका अंदाजा लोगों को अभी से कुछ कुछ है। देखते जाइए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।